सिर्फ एक फटी हुई चप्पल उठाकर उसकी किनारी को देखने में वह जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात कर रहा था। नींद अब तक उसकी पलकों पर थी, पर हाथ अपने आप चलने लगे थे। लकड़ी के बक्से का ढक्कन खुलते ही भीतर से कुछ तार, एक सुई, थोड़ी पॉलिश की खुशबू और पुराने चमड़े की सांसें बाहर आईं। आसपास की हवा में ठिठुरती हुई सुबह की नमी थी और दूर से एक बस के इंजन की गूंज धीरे धीरे पास आती महसूस हो रही थी। बस स्टैंड अभी तक पूरी तरह नहीं जागा था। हवा और कुछ जल्दी उठे लोगों की आहट। रामू ने अपना झोला एक ओर रखा, कपड़े का फटा टुकड़ा निकाला और बक्से की सतह पर जमी धूल को पोंछने लगा। फिर उसी कपड़े से अपने चेहरे के पास की ठंडक को भी मिटा दिया। बस स्टैंड के कोने वाले चाय वाले ने अभी अभी लकड़ी की ढेरियों में माचिस लगाई थी। धुएं की पतली लकीरें आसमान में उठने लगी और भाप की पहली तेज लहर ने सबको यह बता दिया कि दिन अब सचमुच शुरू हो चुका है। शत्रुओं के खुलने की आवाज़ें एक एक हवा में मिलने लगी, जैसे कोई बड़ा बाजा अलग अलग सुरों में धीरे धीरे बज रहा हो। कोई बनिए ने तली हुई मटर की बाल्टी गर्म पानी में रखी, किसी ने नीली बाल्टी से फर्श धोया, किसी रिक्शे वाले ने ठंडी हवा में अपनी फटी कमीज सीने तक खींचकर हिचकी ली। इस हलचल के बीच रामू बैठ गया। उसने अपने औजारों को क्रमवार रखा। पहले ब्रश, फिर पॉलिश की डिब्बी, फिर सुई और धागा। हर औजार को हाथ में लेकर उसने जैसे अपना चेहरा उसमें देखा, धूल झाड़ी और फिर सावधानी से नीचे बक्से पर रख दिया। सामने सड़क की दूसरी ओर एक छोटी दुकान थी, जहाँ से ट्रांजिस्टर की धीमी आवाज़ आ रही थी। कोई पुराना गीत बज रहा था, जिसका अर्थ शायद ही किसी को सुनाई देता हो, पर उसकी धुन में सुबह की कोमलता थी। रामू ने एक हल्की सी लंबी सांस ली, फिर अपने फटे कंबल को मोड़कर सिर के नीचे रख दिया। उसकी गोद में कुछ पुराने जूते पड़े थे, काले, भूरे, फटे किनारों वाले। वह धीरे धीरे उनके धूल भरे हिस्सों को साफ करता रहा, जैसे हर जूते से कोई गुजरा समय झाड़ रहा हो। कुछ जूतों पर दफ्तर जाने वालों के कदमों का निशान था, कुछ पर गांव से शहर आए लोगों की मिट्टी अब भी जमी थी। हर जोड़ी अपनी चुप भाषा में बीते सफ़र की कहानी कहती। रामू से झुकाकर उन्हें देखता और मन में अनजाने चेहरे उभरते जाते। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। पहली बस का हॉर्न गूंजा और ड्राइवर ने खिड़की से झांकते हुए किसी को पुकारा। स्टैंड के बीचों बीच अब लोगों की रफ्तार तेज थी। हर किसी के चेहरे पर किसी न किसी दिशा की जल्दी थी, जैसे सबको कहीं पहुंचना हो। रामू के पास पहला ग्राहक अब तक नहीं आया था, पर उसे कोई बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखें बस हर जूते को देखती और जैसे पैरों की थकान को पहचान लेती। पास की दुकान से चाय वाला पुकार रहा था, गरम चाय ले लो। रामू ने धीरे से अपने कांसे के प्याले में चाय भारी, कप से उठती भाप के बीच उसने पहला घूंट पिया और जैसे सारी ठंड किसी नरम परत में लिपट गई। भोर की नीली रोशनी अब सुनहरी होने लगी थी। धूप की पतली रेखाएं बसों के शीशों पर चमककर उसकी आंखों तक पहुंच रही थीं। वह बिना पलक झपकाए कुछ देर वहीं देखता रहा। चाय खत्म कर उसने बचे हुए औजारों को फिर से जांचा। उसकी उंगलियां चमड़े की दरारों में धीरे धीरे फिसल रही थीं और धागे की गांठ को कसते समय वह हर बार सांस रोके रखता। उसे इस नन्हे से काम में एक अजीब सुकून मिलता था, जैसे यही उसका संसार हो, सीमित, प्रसन्न पर पूरा। उसने कभी ज़्यादा की कल्पना नहीं की थी, शायद क्योंकि उसे अपने दिन की रोटी, अपनी जगह और अपने औजारों में एक अदृश्य भरोसा मिल जाता था। बसें अब एक के बाद एक आ रही थीं। भीड़ में से कुछ जूते तेजी से उसके सामने रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। किसी ने पूछा कितना लगेगा मोची, पर बिना इंतज़ार किए आगे बढ़ गया। रामू बस मुस्कुराता। उसे मालूम था कि जो वास्तव में रुकता है वह जल्दी में नहीं होता। उसे ये भी करीब करीब तय था कि पहले ग्राहक के आने में जितनी देर होगी, दिन उतना शांत गुजरेगा। एक नीली बस से उतरते ही एक औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़े चली गई। बच्चे के पाँव में स्कूल का जूता था, जिसका फीता खुला हुआ था। जब वह पास से गुजरी, रामू ने एक पल उस जूते को देखा और मन ही मन याद किया कि पिछली बार उसका बेटा भी इसी रंग का जूता पहनता था। तभी उसे याद आया
उसका बेटा अब गांव में है अपनी माँ के साथ, और वह कई महीनों से उसे देखने नहीं जा पाया। उस याद से उसके मन में कुछ देर के लिए खालीपन उतर आया। उसने बक्से का ढक्कन ज़्यादा कसकर बंद किया, जैसे किसी सोच को अंदर छिपाना चाहता हो। धूप अब फैल चुकी थी। बस स्टैंड का नीला छज्जा सूरज की किरणों में चमक रहा था। अब चिड़ियाँ ऊपर उड़ने लगी। उनके पंखों की परछाइयाँ ज़मीन पर झिलमिल कर रही थीं। रामू ने उसी में अपना चेहरा देखा, थोड़ा थका हुआ पर शांत। उसने अपने पैर सिकोड़ी, एक छोटी हथकड़ी सी हंसी आई। उसके मन में आया कि हर सुबह वो खुद को नए सिरे से जोड़ता है, जैसे कोई टूटी चीज़ भी रोज़ थोड़ी नई बन जाती हो। कुछ दूरी पर एक पुलिस वाला स्टैंड के बीच निगरानी करते हुए टहल रहा था। उसकी वर्दी पर लगी चमकती पट्टियाँ धूप में चकाचौंध पैदा कर रही थी। वह बीच बीच में रुककर लोगों को संकेत दे रहा था। रामू उसे देखता रहा, फिर अपनी नज़रें झुका लीं। उसे हमेशा यूनिफॉर्म पहने लोग थोड़े दूर के लगते थे, जैसे किसी और दुनिया के हों। उसने अपने फटे चप्पलों के नीचे हाथ घुमाया और उसे कस लिया। यह उसकी पहचान थी, उसका काम, उसका ठिकाना। कुछ देर बाद जब धूप पूरी तरह गर्म होने लगी तो वह उठकर पास की नल पर गया। ठंडा पानी उसके हाथों पर गिरते ही जैसे सारा बोझ बहा ले गया। उसने हथेलियों को जोड़कर पानी का एक छोटा घूंट भी पी लिया, आंखें बंद कर ली। उसके कानों में बसों के इंजन की आवाज़ें अब किसी दूर के डमरू सी लगने लगी लगातार, पर लय में उसका शरीर फिर से उसी जगह लौट आया, अपने बक्से, औजारों और रोटी सी मध्यम धूप के बीच। वह जब अपनी जगह लौटा तो चाय वाला मुस्कुरा रहा था। आज शांत सुबह है, उसने कहना चाहा, पर शब्द बिना बोले ही रह गए। ऐसा लगा जैसे किसी को आवाज़ देने की आवश्यकता ही ना हो। हर शोर का एक अपना संगीत था, और उस संगीत में रामू का मौन भी शामिल था। उसने बक्से से काला ब्रश निकाला, अपनी उंगलियों में दबाया और पहले जूते पर धीरे धीरे चलाने लगा। चमड़े पर ब्रश रगड़ने की आवाज़ किसी हल्के ही जैसी थी। कुछ पल बीते, उसने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा। वहाँ हल्की धूप और सुनहरी लहरें तैर रही थीं। वो मुस्कुराया, जैसे किसी अदृश्य साथी से कहा हो, चलो दिन शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग अब उसके पास ठहरने लगे। एक आदमी आया उसके टूटी सैंडल को ठीक करवाने। रामू ने कुछ नहीं पूछा, बस सुई में धागा डालते हुए काम शुरू किया। आदमी मोबाइल पर बातें करता रहा, पर रामू की दृष्टि बस उसके जूते पर थी। उसने जूते को थपथपाकर पॉलिश की हल्की परत चढ़ा दी। आदमी ने सिक्का दिया और चला गया, पर रामू की उंगलियों पर अब भी चमड़े की वह गर्मी बाकी थी। दिन के पहले कुछ घंटे धीरे धीरे बीत गए। बस स्टैंड पर अब वही चीज़ें थीं, चलती फिरती परछाइयाँ, हल्के धूल के बवंडर और कहीं कहीं रामू की झुकी आंखें। किनारे में उसका छोटा सा बक्सा खुला रहा और भीतर रखे औजारों में जैसे जीवन सांसें ले रहा था। दूर कहीं एक बच्चा हंस पड़ा है। वह आवाज़ हवा में झूलती हुई आई और उसके होठों की कोर पर भी वही हल्की हंसी बैठ गई। जब उसने अपनी थकी हुई उंगलियों को देखा तो उन्हें पुराने धागों की तरह झुर्रियाँ पड़ी दिखाई दी। उसने उन हाथों को अपनी गोद में रखा, फिर एक गहरी सांस लेकर आंखें मूंद ली। उसके कानों में अब भी वही पुराना ट्रांजिस्टर गा रहा था, वही सुर, वही धीमी लहरें, और वह अपने भीतर किसी शांत नदी की तरह बहता चला गया। ना बोले बिना, ना चले बिना, बस अपनी जगह बैठे हुए भी किसी दूर यात्रा पर निकला हुआ। बस स्टैंड की सुबह अब पूरी तरह जवान थी, पर उसके भीतर अभी भी भोर की शांति थी। ऐसा लगा जैसे वह अकेला आदमी नहीं, बल्कि पूरे स्टैंड की निर्जन आत्मा है, जो हर जूते, हर कदम और हर आवाज़ में अपनी सांस भर देता है। उसने अपने पलकों को झपकाया, धूप उसकी आंखों में समा गई और वह फिर से मुस्कुरा उठा, ठीक वैसे ही जैसे हर दिन के पहले पल में वह मुस्कुराता था। बस स्टैंड पर धूप पूरी तरह उतर आई थी। छत की लोहे की दीवारें तांबे सी चमक रही थी और हवा में गर्म धूल के महीन कण घुल गए थे। हर तरफ चहल पहल थी, बसों के और लोगों की पुकार, पानी के छिड़काव की आवाज़ और कहीं कहीं किसी चाय वाले के गिलासों की झंकार। बीच इस भीड़ के
कोने में अपनी छोटी लकड़ी की चौकी पर रामू बैठे थे। उनकी नज़रें बार बार सामने की ओर जा रही थीं, जहां आने जाने वालों की भीड़ से धुंधली लकीरें बन रही थीं। उनके औजार धूप में चमक रहे थे। ब्रश, पालिश की डिब्बियाँ, सुई, धागे की गोल और एक छोटा कपड़ा जिसे वे बार बार अपने उंगलियों के बीच मलते रहते। वह सुबह बहुत तेज़ी से बीती थी। पहले चाय की भाप, फिर पहले ग्राहक का गुजरना, फिर धूप का फैलना। इन सब के बीच रामू की आंखों में एक स्थिरता थी जो भीड़ के बीच भी न डगमगाती। उन्होंने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर खींची और हथेलियों को घुटनों पर रखकर राहत की सांस ली। उनकी कुर्सी पुरानी थी, लकड़ी के पैर ढीले और पीठ झुकी हुई, मगर उतनी ही भरोसेमंद थी जितना खुद का सलीका। वह कुर्सी उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों जानती थी। आज वह कुर्सी खाली थी, सामने की जगह जहां आमतौर पर कोई न कोई जोता ठहरता था। वह जगह सूनी पड़ी थी। सामने सड़क के उस पार एक बस रुकी। उसके दरवाजे खुलते ही यात्री उतरते चले गए। उनके पैरों से धूल उड़ती गई और हवा उस धूल को रामू के चेहरे तक ले आई। उन्होंने हाथ से आंखों को ढका, फिर उसी हाथ से अपनी चौकी पर जवा मोटी परत झाड़ी। भीड़ में बहुत से चेहरे दिखे, कुछ थके हुए, कुछ जल्दी में, कुछ उबे हुए, मगर कोई भी उनके पास ठहरने वाला नहीं था। उन्होंने अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे पर रगड़ा। धूप अब ज़्यादा तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर अजीब सी शांति थी, जैसे यह रुकावट भी उस लायक का हिस्सा हो जिसमें वे हर दिन जीते हैं। बसें आती जाती, लोगों की आवाज़ें उठती गिरती, मगर रामू की नज़रें वहीं गड़ी रहीं जहां उनकी खाली चौकी थी। उन्हें यह इंतज़ार भारी नहीं लगता था। उनके लिए यह किसी पूजा जैसा था। जब कोई नहीं आता तो वह बस राहगीरों के जूतों को देखते रहते। कभी किसी की चमचमाती सैंडल, कभी किसी के धूल से भरे चप्पल, कभी किसी किसान के मोटे जूते जिन पर मिट्टी की मोटी परत जमी होती। हर जोड़ी जूतों में वह आदमी की थकान, उसके बीते रास्ते और उसके सफ़र की कहानी पढ़ लेते। कुछ कदमों में बेचैनी दिखाई देती, कुछ में अनमनी स्थिरता। रामू हर कदम की चाल से पहचान लेते। कौन किस दिशा से आया है, कौन कितनी जल्दी में है और कौन बस ऐसे ही टहल रहा है। उनकी चौकी के पीछे की दीवार पर पुरानी पेंट उतर चुकी थी और उस पर किसी ने कभी अर्ध मुड़ा करके रुको लिखा था। उस शब्द में भी एक प्रतीक्षा छिपी थी और शायद इस बात का रामू को भी कुछ आभास था। वे उस दीवार को हर दिन उसी ध्यान से देखते जैसे अपने पुराने औजारों को देखते थे। ऐसा लगता था मानो वह दीवार और उनकी कुर्सी दोनों किसी अदृश्य संग में बंधे हुए हैं, जहां हर दिन दोहराया जाता है मगर फिर भी कुछ नया रहता है। एक भरे पूरे चेहरे वाला नौजवान उधर से गुजरा। उसके जूतों पर ताज़ी पॉलिश की चमक थी। रामू की उंगलियां अपने आप धड़क उठी, जैसे उन्हें याद आया कि थोड़ी देर पहले उन्होंने पॉलिश की डिब्बी खोली थी, मगर किसी पर उसका रंग चढ़ने को अब तक अवसर नहीं मिला। नौजवान आगे निकल गया। उसके पीछे धूल का एक बादल उठा और कुर्सी के आगे आके ठहर गया। धूल के उस घुमेर में रामू को वह सारे चेहरे दिखाई देने लगे जिन्होंने सालों से उनके यहाँ अपने जूते ठीक कराए थे। किसी बूढ़े की टूटी चप्पल, किसी दुकान वाले के फटे जूते, किसी स्कूली बच्चे की पॉलिश उतर चुकी जूड़ी। हर कोई उस धूल में झिलमिल करने लगा। हवा की एक धीमी लहर आई जिसने उनकी पीठ पर पड़े कमीज को हिला दिया और सुई पर लगी धागे की अंतड़ी को हल्के से बुलबुला बना दिया। उन्होंने उंगलियों से उसे थामा, फिर अपने हाथ घुटनों पर रख दिए। अब वे अपनी सांसों को सुन रहे थे, जैसे इस शोरगुल में यही उनका संगीत हो। उनकी आंखें फिर चौकी की ओर लौट आईं जिस पर कोई नहीं बैठा था, मगर उस खाली जगह को देखते हुए भी उनका चेहरा शांत था। उनके अंतर में यह खालीपन किसी कमी जैसा नहीं, बल्कि एक गहराई जैसा था जिसमें उन्हें अपनी पुकार, अपनी दिनचर्या और शायद अपना अस्तित्व भी महसूस होता था। पास बैठे चाय वाले ने चिल्लाकर कहा, एक कप और दोगे क्या? लेकिन रामू को यह आवाज़ जैसे पानी में डूबी सी सुनाई दी। वे अब भी उसी एकटक दृश्य में थे। उनकी कुर्सी, उनके औजार और आसपास से गुजरते जूती वह सोच रहे थे।
हर जूता अपने पहनने वाले के जीवन की तरह है, कई रास्तों से गुजरता, घिसता, संभलता, फिर थोड़ा टूटता। अगर वह जूते बोल सकते तो शायद कोई रुक कर ये भी कह जाता कि थकान कहाँ से शुरू हुई और कहाँ छूटी। वक्त बीतता गया, सूरज और ऊपर चला गया और बस स्टैंड की छत के नीचे पसीने की बूंदें लटकने लगी। हवा अब भारी और धीमी थी, मगर रामू ने अपने घुटनों को मोड़ा, औजारों को फिर सलीके से जमाया, जैसे किसी देवी की मूर्ति के सामने भोग का थाल सजाया जाता है। उन्होंने पॉलिश की एक डिब्बी खोली, फिर बंद कर दी। उसे धूल से बचाने के लिए पुराने कपड़े में लपेट दिया। फिर से कुर्सी को देखा। उस कुर्सी की लकड़ी के जोड़ पर एक महीन दरार थी, जिसे वे रोज़ उंगलियों से सहलाते रहते थे। उस दरार में जैसे उनके बीते वर्षों की बारीकियां जम गई हों। हर दिन का इंतज़ार, हर शाम की थकान, हर मुस्कान की नम्र छाप। भीड़ अब कुछ बदलने लगी। सुबह की जल्दी में आए लोगों की जगह अब पेड़ों की छांव में बैठे कुछ दफ्तर से छुट्टी पर आए लोग दिखने लगे। उनमें से कोई भी पूरी तरह ठहरा नहीं था, सब किसी अदृश्य गति में थे। रामू उनकी चाल देखता, उनका वजन पहचानता और उनके जूतों की धूल में दिन का हाल समझ लेता। एक आदमी के पैरों में जूते थे जिनका एक किनारा खुल रहा था। उसने एक बार रामू की ओर देखा, शायद मन में ठहरने का विचार आया, मगर उसके साथ आई औरत ने कुछ कहा और वह बढ़ गया। रामू की आंखें बस उसके कदमों की दिशा तक गई, फिर लौटी। हर अधूरा कदम जैसे उनकी चौकी के आगे ठहर कर फिर मिट जाता था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। पास बैठा बिल्ली का बच्चा उनके बक्से के पीछे आकर लेट गया था। उसकी पूंछ हल्के से इधर उधर हिल रही थी। रामू ने बिना देखे पुराने कपड़े से बक्से के कोने पर गिरा दूध सा सफ़ेद दाग पोंछा। उनके भीतर अजीब शांति थी, जैसे यह स्थिरता उनका हिस्सा हो। हर आवाज़ अब उस शांति में घुल रही थी। गाड़ियों की गति, बच्चों की पुकार, पानी गिरने की टप, सब कुछ एक संगीत बन गया था। कुर्सी अब भी खाली थी, मगर यह खाली जगह, यह प्रतीक्षा, यह मौन सब उनके भीतर एक लय बना चुके थे। उन्होंने अपनी हथेली में पॉलिश की डिब्बी ली और उसके गोलाकार ढक्कन पर उंगली फिराने लगे। गोल गोल घूमती उंगली के साथ उनकी निगाहें भी वहीं घूमती रहीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे यह घूमना समय जैसा है। हुआ बिना रुके, बिना बोले, एक गरीब आदमी के दिन, उसके औजार, उसकी आदतें सब इसी चुपचाप धारा में बहते हैं। कुछ पल बाद उन्होंने उंगलियों को रोककर कपड़ा उठाया और किसी अदृश्य जूते को पोंछने की तरह कपड़ा अपने हाथ पर चलाया। धूप अब थोड़ी ढल रही थी। उसके नीचे उनकी कुर्सी का साया लंबा होकर फर्श पर फैला था। उन्होंने उस साए को देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही कुर्सी उनकी सबसे सच्ची साथी है। कभी भरी, कभी खाली, मगर हमेशा उनकी उस साए की लंबाई बढ़ती गई और बस स्टैंड की भीड़ उसी लय में चलती रही। लेकिन उस भारी समय में भी रामू अपने अंदर कहीं हल्के बने रहे, जैसे हर प्रतीक्षा एक ध्यान की तरह हो, जिसमें भीतर का बोझ धीरे धीरे उतरता जाता है और रह जाता है बस सांस लेने का संगीत। दोपहर की धूप अब पूरी तरह पसरी हुई थी। बस स्टैंड की दीवारें गर्म होकर जैसे हल्का भाप छोड़ रही थीं। हवा धीमी थी, मगर उसकी गर्मी में पसीने की गंध घुली हुई थी। लोगों की भीड़ अब थोड़ा थम चुकी थी। सुबह की जल्दबाजी उतर चली थी और शाम की थकान अभी आई नहीं थी। इस बीच का जो समय होता है, वह रामू को हमेशा अपना लगता था। उस वक्त उसकी चौकी पर जैसे कोई अलग सन्नाटा उतर आता, आसपास की आवाज़ें धीमी लगती और हर चीज़ का रंग थोड़ा धुंधला, थोड़ा कोमल हो जाता। तभी वह बच्चा आया, छोटा, दुबला पतला, सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट में। कंधे पर लटका था छोटा थैला, जो शायद इतना पुराना था कि उसके किनारे की सिलाई उधड़ चुकी थी। पैरों में बंधे जूते का एक तल्ला सामने से खुला हुआ था और चलते समय ज़मीन पर टकराकर आवाज़ कर रहा था। रामू की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया, जैसे बिना बोले उसे बुला रहा हो। बच्चा रोका, कुछ झिझका, फिर धीरे धीरे उसकी चौकी के सामने आ गया। उसके चेहरे पर गर्मी और थकान दोनों की छाप थी, पर उसकी आंखें बड़ी और शांत थीं।
वह जैसे समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटे से टूले वाले बूढ़े आदमी पर भरोसा करे या नहीं। रामू ने अपनी पुरानी चौकी के पास पड़ी लकड़ी की स्टूल पर हाथ से इशारा किया। बैठ जा। बच्चा चुपचाप बैठ गया। उसके जूते के तल्ले को रामू ने धीरे से उठाया, उंगलियों से मोड़कर देखा और अपने औजार निकाले। चारों ओर बसों की धीमी गड़गड़ाहट चल रही थी, बीच बीच में हॉर्न। पर रामू की दुनिया अब केवल उस जूते तक सीमित हो गई। उसने गोल सुई में मोम लगा धागा डाला। हाथों में चमड़ा पकड़ते हुए उनकी उंगलियां किसी अभ्यासरत संगीत ज्ञानी की तरह थिरक उठी। वह कुछ नहीं बोल रहा था और बच्चा भी उसकी हर हरकत को बड़ी आंखों से देखता रहा। कभी उसकी निगाह सुई पर जाती, कभी रामू के चेहरे पर। रामू की झुर्रियों से भरे माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो हर बार झुकने पर उसके गालों के पास आकर ठहर जाती। रामू के पास कितने पुराने औजार थे कि उनमें से कुछ पर जंग लग चुकी थी, पर उसकी पकड़ अब भी वैसी ही थी, जिसमें किसी तजुर्बे की गिरनी थी। कुछ मिनटों तक केवल सुई की चलती आवाज़ और धागे के सरकने की सूखी ध्वनि सुनाई देती रही। बच्चे ने पैर ऊपर उठाकर रामू के बगल में रख दिया था और उसकी हथेलियां अपने घुटनों पर ठहरी थीं, जैसे वह किसी ध्यान में बैठा हो। शायद उसे याद नहीं था कि आखिरी बार कब कोई इतना ध्यान से उसके किसी चीज़ को ठीक करने में लगा था। धूप अब थोड़ी झुक रही थी। बस स्टैंड के ऊपर की लोहे की छत की छाया रामू तक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी धोती के कोर से माथा पोंछा, सुई निकाली और अगले धागे को कसते हुए हल्के स्वर में कहा, अब मजबूत रहेगा। बच्चा थोड़ा मुस्कुराया, फिर तुरंत नजरें झुका लीं, लेकिन उस मुस्कान में कुछ बहुत सच्चा था। कोई डर नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस अपनापन। हे रामू की उंगलियों ने अब जूते की पॉलिश की डिब्बी को खोला। उसकी गाढ़ी गंध हवा में फैल गई। उसने ब्रश उठाया, उस पर हल्की सी परत चढ़ाई और फिर गोल गोल हाथ घुमाने लगा। ब्रश की रगड़ से चमड़े की सतह में पहले तो धूल उठी, फिर धीरे धीरे चमक आने लगी। बालों की एक लट उसके माथे से नीचे आई। उसने पसीने से भरे हाथों को झटका और फिर सावधानी से ब्रश चलाता रहा। बच्चा मुग्ध होकर देखता रहा। हर रगड़ जैसे कोई जादू हो जिसने पुराने को नया बना दिया। धीरे धीरे काले जूते पर नीली सी झिलमिल रोशनी उतर आई। अब जूता फिर से वैसे ही दिखता था जैसा किसी नए साल की सुबह स्कूल जाते हुए दिखता है। रामू ने उसे उठाकर धूप में घुमाया और जब उसके चमकते चमड़े में आसमान का टुकड़ा झिलमिलाया तो उसके होठी पर वही मंद मुस्कान आई जिसे देखकर बच्चा हंस पड़ा। उस हंसी में कृतज्ञता नहीं थी, खुशी थी, और इतनी सीधी कि रामू कुछ पल बस उसे सुनता रहा। अब पहन ले, उसने धीरे से कहा। आवाज़ में कोई आदेश नहीं, बस कोमलता थी। बच्चा झुका, अपने पैरों में जूती डाले, फीते बांधे और कुछ देर तक बस वहीं खड़ा रहा। जब उसने फिर ऊपर देखा तो रामू की आंखों में वही शांत चमक थी जो सुबह सूर्योदय की किरणों में होती है, पर दोनों के बीच जैसे कुछ छिपा हुआ जुड़ गया था। कोई हल्की गर्मी, कोई मुकम्मल विश्वास। रामू के लिए यह दृश्य नया नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे लगा जैसे वह बच्चा अपने साथ कोई पुरानी छवि लेकर आया था, शायद उसका अपना बेटा जिसे उसने बरसों पहले छोटा छोड़ दिया था। वही पतली गर्दन, वही नज़रें। उसे याद आया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर गांव लौट गई थी बच्चे को लेकर। तब वह बस यही कहकर गई थी, यहाँ का शोर उसे डरा देता है। और तब से रामू उस शोर में ही अपनी थकान और यादों को सिलता रहा था। आज इस बच्चे की आंखों में देखकर उसे लगा कि कुछ चीज़ें लौट आती है, बिना नाम की, बिना वजह की। और धीरे धीरे बस स्टैंड के बाहर की ओर बढ़ा गया। उसके कदम अब उस पहले वाली टूटती आवाज़ से मुक्त थे। वे अब हल्के और स्थिर थे। उसने एक पल को पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, मगर रामू वहीं बैठा रहा, उस जाते हुए बालक के छोटे पाँवों की धूल को अपनी नज़रों में बसाए हुए। उसके कानों में आसपास की सैकड़ों आवाज़ें अब किसी दूसरी परत में चली गई थीं। रह गया था बस वही एक अनकहा पल जो अभी हवा में तैर रहा था। समय बीतने लगा। आसमान में एक हल्का बादल आया और धूप थोड़ी मुलायम हो गई।
चाय वाले ने अपने तवे पर पानी छिड़ककर भाप छोड़ी। कोई आदमी बस पकड़ने को दौड़ा, किसी बच्चे ने आइसक्रीम की पुकार लगाई, कोई बूढ़ा बेंच पर छपक गया। पर रामू उस सब के बीच अपनी चौकी पर स्थिर था। उसके सामने अब कोई नहीं था, पर मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी, बहुत धीमी पर असली, जैसे भीतर की किसी ध्वनि की परछाई। वह झुककर अपने औजार समेटने लगा। हर औजार पर उसकी उंगलियां वैसे ही फिरती जैसे किसी पुराने पत्र पर आखिरी बार ब्रश को उसने कपड़े में लपेटा, सुई धागे की गठरी बांधी, पालिश की डिब्बी बंद की, फिर धीमे से एक पुराना जूता उठाया जिस पर धूल की परत थी और उसे पोंछने लगा। पर उसकी हर हरकत में अब वह मुस्कान थरथरा रही थी, जैसे बच्चा कहीं पास ही हो और उसकी सांसें अभी भी उसके चारों ओर गूंज रही हों। कभी कभी जीवन में कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो बड़े नहीं होते, मगर भीतर कुछ बदल जाते हैं। रामू ने कभी ऐसा सोचने की कोशिश नहीं की, पर उसे महसूस हुआ कि उसके लंबे और थके दिन में एक नरम उजियारा उतर आया है। वह उजियारा किसी सूरत से नहीं आया था, किसी आशीर्वाद से भी नहीं। वह बस उस मासूम मुस्कान से निकला था जिसे किसी ने खामोशी से छोड़ दिया था और जो अब उसके भीतर गूंज रही थी। जब शाम की हवा चली तो लगा जैसे वह मुस्कान उड़ती हुई भी वहीं ठहर गई हो, उस चौकी, उस सुई, उस हवा के बीच जो अब रामू की दुनिया का सबसे कोमल हिस्सा थी। आसमान का रंग अचानक बदलने लगा था। सुबह की चकाचौंध भरी धूप अब हल्के धुएं सी धुंध में बदल गई थी और हवा में आई ठंडक ने धरती को जैसे सांस लेने का नया अवसर दे दिया था। बस स्टैंड के ऊपर फैला चौड़ा नीला छज्जा हवा से कांपने लगा। बेंचों पर बैठे लोग धीरे धीरे उठने लगे। कुछ ने आसमान की ओर देखा, कुछ ने अपनी गत्ते की छतरियां बाहर निकाली। कोई बस पकड़ने को भागा, कोई अपने ठेले पर प्लास्टिक तानने लगा। चारों ओर अजीब सी घबराहट जैसा माहौल था, मगर इस हलचल के बीच रामू की दुनिया वैसी ही स्थिर रही। वह अपनी चौकी पर बैठा अपने औजार जमा रहा था। पॉलिश की डिब्बी, सुई, धागा, लकड़ी का टुकड़ा, सबको सावधानी से पुराने थैले में रखता गया। उसकी उंगलियों की गति धीमी थी, जैसे हर औजार को छूते वक्त वह उसे कोई विदा देता हो। हवा अब टूटकर चेहरे से टकरा रही थी और वह उसकी सिहरन का आनंद ले रहा था। उसने सिर उठाया। आसमान अब पूरा धूसर था, जैसे किसी ने गहरे धुएं से उसे रंग दिया हो। बादलों की मोटी परतें एक दूसरे को धकेल रही थीं और कहीं दूर से किसी बिजली की चमक ने बस स्टैंड के लोहे की छत पर एक पल को रोशनी फैलाकर उसे फिर अंधेरे में ढकेल दिया। रामू की आंखें आसमान पर टिक गईं। उसे लगा जैसे यह बदलता हुआ रंग किसी पुराने दृश्य से जुड़ा है, किसी जगह का है जो बहुत पीछे छूट गया। तभी पहली बूंद उतरी, सीधी उसकी हथेली पर, ठंडी, भारी और जीवित उसकी हथेली पर होकर शासे महसूस किया। फिर आंखें मूंद ली उस बूंद ने, जैसे भीतर की सारी थकान धो दी हो। उसने ऊपर की ओर देखा। अब एक के बाद एक बूंदें गिर रही थीं, पहले धीमी फुहार की तरह, फिर घनी, जैसे हजारों महीन आवाज़ें एक साथ गूंज रही हों। लोग भागकर छांव में पहुंच चुके थे। कुछ ने अपनी छतरियां खोल लीं, कुछ बस की छत के नीचे खड़े हो गए। बच्चे खिलखिलाकर पानी में पाँव मारते और फिर किसी की डांट से सिकुड़कर लौट आते। हवा में गीली मिट्टी की गंध भर गई थी, नई, कच्ची और नशे सी मीठी। रामू ने जल्दी से अपना बक्सा उठाया और बस स्टैंड की दीवार से सटे एक कोने में जा बैठा। वहाँ छत से पानी की धार बूंद बूंद गिर रही थी और हर बूंद उसकी उंगलियों के पास छोटी सी लकीर बनाकर मिट्टी में समा जाती थी। बारिश अब तेज हो गई थी। सड़क पर गाड़ियों के पहियों से पानी उछलता, लोग अपनी आवाज़ें ऊंची करके पुकारते और बसें छपाक के साथ रुकती चलती। मगर तेज बारिश की इस लय के बीच रामू के पास जैसे कोई और संगीत था, बिल्कुल धीमा, एक लोरी जैसा। हर बूंद जो छत से गिरती उसमें एक स्वर था जो बचपन के किसी गीत जैसा लगता। उसने दीवार से टेक लगाई और सांस छोड़ी। उसकी धोती का किनारा भीग गया था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने आंखें उठाकर देखा। छत की धार से
गिरते पानी की कतार जैसे सफ़ेद चादर में बदल रही थी। उसके पीछे से बसों की हरकतें धुंधली दिखती, जैसे किसी दूर स्वप्न में हों। उसके भीतर अब एक पुराना दृश्य खुलने लगा था। मिट्टी का आंगन और पगडंडी के किनारे उगी गेंदा और तुलसी के पौधे। उसे याद आया, हर साल पहली बारिश में वह नंगे पांव खेतों की गलियों में दौड़ता था। मिट्टी उसके पैरों से चिपकती, पानी की धार उसकी टखनों तक बहती और वह उस बहाव में गिरकर हंस पड़ता। उसकी माँ बरामदे से पुकारती, मगर वह लौटने से पहले तक अपने हाथों को कीचड़ से भर लेता और फिर उसी की गंध को चेहरों पर लगाकर खुशी से झूमता। अब जब यह याद लौट आई तो उसे लगा जैसे वैसे ही मिट्टी की गंध इस बस स्टैंड के फर्श से उठ रही है। वह गहराई तक सांस लेकर मुस्कुराया। पास की दुकान से चाय वाला ऊंचे स्वर में किसी से बोल रहा था, अरे छत के नीचे खड़े हो जाओ वरना भीग जाओगी। और उसके साथ ही किसी बच्चे की हंसी गूंज उठी, जो शायद रामू के बचपन की गूंज जैसी थी। वह आवाज़ जैसे थोड़ी देर के लिए बारिश के संगीत में मिलकर एक अलग ही तरंग बन गई। रामू ने सोचा, कभी कभी समय ठहर भी जाता है, मगर हम उसे पहचान नहीं पाते। आज यह ठहराव उसी के पास आ बैठा था। भीगती हुई हवा अब भीतर तक पहुंची जा रही थी। उसने अपने कंधे पर रखा गमछा उतारकर सिर पर डाल लिया। बूंदें छत से फिसलकर गमछे से टकराती और धीरे धीरे बूंद उसे भीतर तक भिगो रही थी, जैसे वह किसी गम को मिटा रही हो। बाहर सड़क अब चमक रही थी। बसों की रोशनी पानी पर छिलमिलाकर छोटे चांदी के टुकड़े बना रही थी। वह नज़ारा एक पल को इतना सुंदर हो गया कि उसने चाहा कि समय बस यहीं थम जाए। वह झुककर अपने पुराने बक्से को देखा। उसके किनारों में थोड़ी नमी घुस आई थी। उसने गमछे से उसे ढक दिया। फिर एक टूटी हुई चप्पल निकाली जो उसने सुबह से मरम्मत के लिए रखी थी। उसे देखा, चमड़ा भीगने से नरम हो गया था। उसने उसे हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए झाड़ा, तू भी अब मुझ संग भीग रहा है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उस पर कोई जल्दी नहीं थी, कोई चिंता नहीं। सब कुछ जैसे एक साथ धुंधला होकर एक ही थिरला में बह रहा था। बारिश अब थोड़ी धीमी हो चली थी। हवा ने अपने साथ पानी की खुशबू को चारों ओर फैला दिया था। कोई बस स्टैंड के बाहर दौड़ पड़ा, कोई झुककर गड्ढों में बनी पानी की झीलों को देख रहा था। रामू ने उन्हीं झीलनुमा पानी के छोटे टुकड़ों में खुद की परछाई देखी। उसमें उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन जो दिख रहा था उसे उसने पहचान लिया। वहीं सादा मुस्कुराहट, वहीं शांत स्थिरता। धीरे धीरे आसमान में हल्की सफ़ेदी झिलमिलाने लगी। बादल अभी भी थे, पर उनकी धार किनारों से पतली हो रही थी। हवा अब ठंडी और हल्की थी। छत से गिरती बूंदों की लय बदल गई थी। पहले टप टप, फिर टुक टुक, जैसे कोई पुराना गीत खत्म हो रहा हो। रामू ने दीवार से सिर टिकाया। उसके विचार अब धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे गीली मिट्टी में सूरज की पहली किरण उतरती है। उसे अपने पिता की याद आई। वे भी मोची थे। पहली बारिश में वे बरामदे में अपना औजार ढककर बैठते, फिर मिट्टी की खुशबू का गहरा कश लेते और कहते, देख बेटा, यही धरती सांस लेती है। तब वह यह सुनकर हंस देता था, पर आज उसे महसूस हुआ कि उनके शब्दों का मतलब वही बारिश समझा सकती थी। थोड़ी देर बाद जब हवा थमी तो उसने अपने कपड़ों को निचोड़ा। कुछ बूंदें उसके पैर तक बहाईं। सड़क से उठते भाप के बीच लोग लौटने लगे थे। बसों की आवाज़ अब फिर तेज़ हो गई थी, मगर इस सब के बीच उसके मन में वह गांव अब तक रह गया था। उसकी मिट्टी, उसका आकाश, उसकी पहली फिसलन भरी दौड़। वह सोचने लगा, कैसे समय के साथ इंसान बदल जाता है, पर बारिश वही रहती है, उसी धुन, उसी गंध और उसी शांति के साथ। उसने फिर से अपनी चौकी खोली, गीली और साबुत औजारों को बाहर निकाला। हवा लगाई। एक बूंद उसके माथे से फिसलकर होठों तक आ गई। उसने उसे अनजाने में महसूस किया, स्वाद लिया, हल्की खारेपन भरा, मुस्कुराया। उसे लगा मानो यह कोई आशीर्वाद है जो वर्षों से उसके हिस्से में बारिश के साथ लौट आता है। बस स्टैंड के उस कोने में जहाँ बाकी सब शोर में डूबे थे, रामू चुपचाप बैठा रहा। छत के नीचे का अंधेरा अब मिट्टी की चमक से जगमगा उठा था। बेंचों पर वापस लोग बैठ गए थे,
कोई किताब पढ़ रहा था, कोई चप्पल सुखा रहा था, पर उस शांति में अब भी वहीं लोरी गूंज रही थी। बूंदों की टपकन जो हर टकराहट के साथ किसी बीते दिन की याद को जगाती और फिर मिटा देती। उसका सिर धीरे धीरे दीवार से टिक गया। उसने गहरी सांस ली और मिट्टी की उस भीगी गंध को भीतर तक उतर जाने दिया। उसके चेहरे के कोरों पर मुस्कुराहट टिक गई थी, बहुत धीमी पर सच्ची। शाम की हल्की धूप अब फिर से लौटने लगी थी। बादलों की परतें किनारों से खुल रही थीं। बस स्टैंड के कोने में बैठे उस बूढ़े मूची के चारों ओर बारिश अब भी वैसी ही गूंज रही थी जैसे किसी के भीतर की कोई भूली हुई प्रार्थना। सड़क अब भी गीली थी और हवा में धूल और पानी की मिली जुली गंध तैर रही थी। ऊपर बत्ती की कमजोर रोशनी में सब कुछ हल्की चमक लिए हुए था। बसों की खिड़कियां, भीगी सीटें, गड्ढों में ठहरा पानी और उन लहरों की झिलमिलाहट जो हर बीतती मोटर से उठकर फिर शांत हो जाती थी। बारिश को रुके हुए कुछ समय हो चुका था, पर उसके निशान हर तरफ बचे थे। बस स्टैंड की छत से अब भी कहीं कहीं से बूंदें टपक रही थीं और उनका क्रमबद्ध संगीत चारों ओर फैली नमी में गूंजता था। रामू अपनी चौकी के पास झुका हुआ था। उसने अपने फटे कपड़े से औजारों को एक एक कर पूंछा। पालिश की डिब्बी अब ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी गंध अब भी जैसे अपने जीवन में थी, धीमी, गाढ़ी और मिट्टी में रच बस जाने वाली। उसने ब्रश को हवा में झटका। उसमें से निकली बूंदें लगभग मोती सी चमक कर जमीन पर गिर गईं। उसने सुई की नोक को अंगूठे से छुआ। नमी अब भी उसमें थी, चारों ओर हल्की ठंडक थी और इस ठंडक में बसें दूसरी लय में रुकती और आगे बढ़ जाती। शाम अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में कोई रंग नहीं बचा था, सिर्फ हल्की स्याही फैल रही थी जिसमें बादलों के धुंधले आकार तैर रहे थे। बस स्टैंड के कोनों में लगी रोशनियां अब धीमी सांसों की तरह जलने लगी थी। लोग धीरे धीरे लौटते जा रहे थे। कोई हाथ में थैला पकड़े तेजी से निकल जाता, कोई बस पकड़ने की हड़बड़ी में भागते हुए पानी के छींटे उछाल देता। इनके बीच कुछ देर रुकते कदमों का शोर, कुछ फुसफुसाहटें गूंजती, फिर सब कुछ फिर से उसी सन्नाटे में समा जाता। रामू ने अपनी चौकी के सामने रखी छोटी लालटेन उठाई। उसके शीशे पर धूल जम गई थी, जिसे उसने सावधानी से अंगूठे से रगड़कर साफ किया। फिर उसने माचिस की एक तीली जलाई। लौ कुछ पल तक कांपती रही, फिर स्थिर हो गई। उसने धीरे से लालटेन के भीतर रखी बाती को जलाया। नरम पीली रोशनी ने उसके हाथों, उसके औजारों और उसके चेहरे की झुर्रियों को किसी शांत कहानी की तरह उजागर कर दिया। बाहर अंधेरा बढ़ रहा था, मगर उस छोटी रोशनी में उसके चारों ओर एक लय चलने लगी थी। वह बैठ गया धीरे से, जैसे किसी तय अनुष्ठान की तरह। उसके सामने औजार पंक्ति में रखे थे, हर एक में दिन का एक टुकड़ा छिपा था। उसने ब्रश उठाया, हवा में घुमाया, फिर उसे कपड़े के कोने से पोंछा। उसकी उंगलियां अब भी हल्की थकान महसूस कर रही हैं, पर उनमें एक आत्मीयता थी, जैसे वे किसी पुराने दोस्त को छू रही हों। उसने सुई को धागे की गठरी में रखा, धागे की महीन लकीरों को सीधा किया, फिर उसे मोड़कर पुराने डिब्बे में रख दिया। हर काम के बीच उसका ध्यान और स्थिर होता जा रहा था। पास के ठेले वाले ने अपने ठेले पर कपड़ा डाला और खींचते हुए दूर चला गया। हवा में सब्जियों की गंध अब भी फैली थी। दूर स्टेशन की घंटी बजी। किसी बस का इंजन धीमे घर घर आया और फिर थम गया। अब बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। कहीं किसी पान की दुकान पर रेडियो धीमी आवाज़ में बज रहा था। उसकी धुन बारिश की बूंदों की टपकन जैसी थी, लगातार, मीठी और थोड़ी थकी हुई। रामू ने अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया और चारों ओर देखा। खालीपन में भी जीवन चल रहा था। छत से गिरत आखिरी बूंद, लालटेन की लो का धीमा कांपना और उसकी अपनी सांसों का लायबद्ध आना जाना। उसने अपनी हथेली जमीन पर टिकाई, जो अब भी ठंडी थी। उंगलियों के नीचे पानी की पतली परत फिसली और उसे लगा कि धरती सांस ले रही है। उसने हल्की हंसी से सोचा, बारिश रुक भी जाए तो भी उसकी गंध यही कहती है कि वह पूरी तरह गई नहीं। भीगे हुए चमड़े के टुकड़े पास पड़े थे। उसने उनमें से एक उठाकर देखा। धूप में सूखने की हल्की कोमल गंध उसमें थी, पर साथ ही कोई
बीते दिन की थकान भी। उसने उसे अंगूठों के बीच रखकर सहलाया। उसे लगा जैसे यह किसी अजनबी के जूतों की नहीं, बल्कि खुद उसकी स्मृतियों की छाल है, जहाँ हर दाग, हर धारा किसी अनकही यात्रा का निशान है। धीरे धीरे हवा थोड़ी ठंडी होने लगी। बस स्टैंड की छत पर किसी जगह से पानी की पतली धारा बहकर जमीन पर गिरती रही, जिससे एक छोटी सी धुन बन गई। रामू ने उस धुन के साथ अपनी सांसें मिलाईं। लोग अब बहुत कम थे और जो थे वे जल्दी जल्दी चल रहे थे। बसों की गिनती घट गई थी और उनकी गड़गड़ाहट रात की स्याही में घुलकर लगभग ग्लोरी सी लग रही थी। रामू की आंखें अब नहीं दौड़ रही थीं। वह बस अपने सामने जलती लालटेन को देख रहा था। उस लौ की भनभनाहट में जैसे उसके बीते वर्षों की तस्वीर थी। हर दिन का परिश्रम, हर शाम की थकान, हर रात की प्रतीक्षा। उसने अपने पैरों को सीधा किया, धोती के किनारे को गोद में रखा और हथेलियों को घुटनों पर रख दिया। बल्लियों से टकराती बूंदों की आवाज़ अब इतनी धीमी हो गई थी कि जैसे कोई भीतर ही भीतर कुछ कह रहा हो, बहुत हल्के, बहुत मधुर स्वर में। उसे याद आया, बचपन में जब पिता संध्या करते थे तो वे कहते, ध्यान वही है जो बिना शब्दों के बोलता है। आज उसे लगा कि वह वही सुन रहा है जो बिना शब्दों के है, वही जो बस छू लेता है। उसके हाथों में लगी हालांकि पॉलिश की गंध अब भी थी, कभी पसीने सी, कभी जीवन सी। वह हाथ जिनसे दिन भर दूसरों की थकान उतरती थी, अब अपनी ही थकान को सहला रहे थे। उसकी नज़र पास पड़ी, ज़मीन पर गई, जहाँ दिन भर बैठने से धूल ने गहरा निशान बना रखा था। उसने हथेली फिराकर उस निशान को छुआ। थोड़ी गीलापन अब भी था। उसी में उसे एहसास हुआ कि दिन भर जिन पैरों की धूल से वह रूबरू होता है, वे सिर्फ थकी नहीं होती, वे बोलती भी हैं। वे कहती हैं कि जीवन हर सफ़र में थोड़ा टूटता है और फिर जुड़ता भी है। उसने नज़रें फिर लालटेन पर टिकाईं। लौ अब स्थिर थी और उसके प्रकाश में हर चीज़ नरम लग रही थी, जैसे थकावट तक भी रोशनी में घुल गई हूँ। शाम अब पूरी रात की ओर झुकी थी। बस स्टैंड में अब बाकी बचे लोग भी एक एक कर जा चुके थे। केवल कुछ दूर से आती पगडंडियों की आहटें और हवा के साथ उड़कर आती किसी बस की टायरों की गंध बची थी। रामू ने धीरे से अपने औजारों को फिर व्यवस्थित किया, थैले को मोड़ा और लालटेन के शीशे को बंद करने से पहले एक आखिरी बार लौ को देखा। वह मध्यम थी पर पूरी थी। उसने उसकी आभा में अपने हाथ फैलाकर उन्हें गर्मी दी। उसी गर्मी में उसके दिल की एक छोटी सी धड़कन जैसे मुस्कुराई। शोर के बीच भी उसके भीतर वह शांति बनी रही। बाहर से गुजरती गाड़ियों की लकीरें, दूर से आती किसी के हंसने की आवाज़ या हवा की धीमी सरसराहट, सब बस एक पृष्ठभूमि बन गई थी और उसके भीतर जो चल रहा था वह उतना ही सूक्ष्म था जितनी उस लौ की चमक। उसने सोचा यह दिन भी समाप्त हुआ, पर भीतर जो हल्कापन है वह उसी सांझ की देन है जिसने हर बूंद, हर पसीने और हर सांस को ठंडी हवा में बदल दिया। रामू ने लालटेन की बाती बुझा दी। बस स्टैंड के ऊपर अब केवल हल्का अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी एक गर्माहट घुली थी जो शायद उसी शांति की थी जो दिन भर उसके साथ रही। वह उठा, चौकी समेटी और चलते हुए पीछे मुड़ा तो देखा ज़मीन पर उसकी चौकी के आसपास लालटेन की सोई हुई परछाई अब भी मौजूद थी। जैसे वो कह रही हो, शोर मिटता है पर जो सच्ची शांति है वह यही रह जाती है। बस स्टैंड के चारों कोनों में रात अब पूरी तरह उतर आई थी। हवा में हल्की नमी तैर रही थी और ऊपरी छत से लटके बल्ब की रोशनी मटमैले पीले घेरे में ठहरी हुई थी। लोग अब लगभग जा चुके थे। सिर्फ 2-4 यात्री बेचों पर अदलेटे थे और एक चाय वाला अपने बर्तन समेटते हुए बड़बड़ा रहा था। सड़क पर भी गाड़ियों की आवाजाही थम चुकी थी। बीच बीच में केवल किसी बस का दूर से आता इंजन सुनाई देता, फिर शांति छा जाती। चारों ओर एक पसरती हुई खामोशी थी जिसमें हर चीज़ की अपनी धीमी सांस सुनाई देती थी। इसी सन्नाटे में लालटेन की रखी लौ की छिलमिलाहट सबसे साफ थी। वह रोशनी नहीं दे रही थी, कोई हृदय धड़कन जैसी लग रही थी, धीमी और स्थिर। रामू उस रोशनी के पास बैठा था, चौकी पर झुककर अपने औजारों को फिर से ठीक कर रहा था।
उसके हाथों की चाल में थकावट नहीं थी, बल्कि कोई पुरानी मृदु अभ्यास की नरमी थी। वह दिन भर के काम के बाद इन औजारों को पोंछते हुए हमेशा ऐसा महसूस करता जैसे दिन की सारी आवाज़ें उसी से होकर गुजर कर थम रही हैं। उसके मन में अब भी बारिश की बची गंध थी। उसी पल किसी बस के पहिए की भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया। बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। उसके सिलेंडर से भाप सा धुआं निकला और दरवाज़ा खुलने की चरमराहट के साथ कुछ यात्री नीचे उतरे। उन्होंने जल्दी में अपने थैले संभाले, कुछ ने छाते बंद किए और फिर सब एक तरफ को चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ, इंजन फिर गरजा और बस आगे निकल गई। उसके पीछे केवल उसी की गंध और गीली सड़क पर स्थिर हुई टायरों की चमक रह गई। धीरे धीरे उसके सामने वही बूढ़ा आदमी आया। उसके कंधे झुके हुए थे, बगल में छोटा थैला लटक रहा था और पैरों में पुराने जूते थे जिनके तल्ले लगभग खुल चुके थे। उसने कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए उसकी नज़र रामू पर पड़ी, थकी पर शांत, जैसे किसी ने बहुत दूर रास्ते तय किए हों और अब उनमें से किसी का भी नाम याद ना हो। रामू ने उस दृष्टि में एक गहराई देखी जो तुरंत उसकी आत्मा को छू गई। उसने बस इशारे से अपने सामने की चौकी पर बिठाया और धीरे से कहा, बैठ जाइए। बूढ़े ने कहा, कुछ भी नहीं। बस बैठ गया। उसने देखा जूते पर गीली मिट्टी चिपकी थी, धागे ढीले पड़ चुके थे, चमड़ा छेकर सख्त हो गया था और भीतर भी नमी की गंध थी। रामू ने लालटेन को थोड़ा पास खींचा और उसकी रोशनी में चमड़े की दरारें और गंदे धब्बे चमक उठे। उसने कपड़ा उठाया और धीरे धीरे जूतों को पोंछने लगा। हर रगड़ उसकी हथेलियों से कोई पुराना भाव बाहर निकाल रही थी। जूता ऐसे चमड़ा नहीं था मानो कोई थका हुआ चेहरा हो जिसे फिर से अपनेपन से सहलाने की ज़रूरत हो। बूढ़ा यात्री चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ उसके घुटनों पर रखे थे, सिर थोड़ा झुका था। बीच बीच में उसकी सांस की लय बदलती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा दमकने की बजाय जैसे टूटता जाता था। वह सालों की परतें थी, हर एक किसी रास्ते जैसी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई। जब रामू का हाथ सुई और पॉलिश पर गया, वह और ध्यानमग्न हो गया। सुई के हर छेद में उसकी उंगलियां बहुत नरम थीं, जैसे वह किसी जख्म को नहीं, किसी याद को सी रहा हो। चारों ओर गहरा मौन था। बस स्टैंड पर कहीं कोई हलचल नहीं थी। हवा में बस लालटेन की गंध थी और रात के धुएं का स्वाद। कभी कभी दूर किसी पेड़ की डाल से कोई पक्षी चौंक कर उठता और फिर किसी परछाई में खो जाता। उसकी छाया बूढ़े के चेहरे पर टूटे टुकड़ों में बिखर जाती, जिससे वह और उम्रदराज और अनकहा प्रतीत होता। रामू ने सुई रखी और ब्रश उठाया। अब वह उस जूते पर पॉलिश लगा रहा था। ब्रश की रगड़ की आवाज़ इतनी धीमी थी कि वह उस शांति में जैसे कोई लोरी बन गई थी। हर बार ब्रश चलाने पर उसका हाथ थोड़ी देर थमता और वह बूढ़े के चेहरे को देखता। वह स्थिर था। उसकी आंखें बंद सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी नींद में नहीं, याद में खो चुका हो। काम धीरे धीरे पूरा हुआ। जूतों की सतह पर अब हल्की चमक उतर आई थी। वह चमक चांदनी जैसी नहीं, बल्कि किसी सर्द सुबह में उगती पहली धूप जैसी थी, कोमल, सधी और थोड़ी थकी हुई। रामू ने दोनों जूते उठाकर सामने रखे। फिर उसने अपना कपड़ा मोड़कर बक्से पर रख दिया, हथेलियां जोड़ी और धीरे से कहा, अब ठीक है। बूढ़े यात्री ने आंखें खोली। उसमें एक अपार शांति थी जो कहने की ज़रूरत से परे थी। उसने हल्के से सिर हिलाया, जूते पैरों में डाले, फिर धीरे से अपने थैले को उठाया। उठते समय उसने कुछ पल रामू को देखा। शब्द अब भी नहीं थे, पर उसकी निगाह में एक गहराई थी, जैसे उस एक दृष्टि में सब कुछ कह दिया गया हो। उसने सिर थोड़ा झुकाकर दोनों हथेलियां जोड़ी, जैसे आशीर्वाद देता हो। उसकी हथेलियों का हिलना धीमा था, लेकिन उसमें एक पूरी यात्रा का संतुलन था। रामू का शरीर एक क्षण को स्थिर रह गया। उसके भीतर कुछ हल्का हिल गया था, वो एहसास जो बहुत मुश्किल से आता है जब कोई अजनबी बिना कुछ बोले ऐसा लग जाए जैसे बरसों से जाना पहचाना हो। उसने बस हाथ जोड़कर पलट में झुका। कोई बोल नहीं निकला। बूढ़ा मुड़ा और चलता चला गया। उसके कदमों की आवाज़
गीली जमीन पर बहुत धीमी थी, जैसे हर कदम कोई निशान छोड़ता हो और उसी क्षण मिटा भी देता हो। लालटेन की लौ बंद जगह में फड़क रही थी। दूर जाकर जब बूढ़ा बस स्टैंड की दीवार से मुड़ा, छाया क्षण भर के लिए टूटी, फिर रास्ते के अंधेरे में समा गई। कुछ देर तक रामू वहीं बैठे रहा। सामने रखे उस खाली स्थान में अब केवल उसकी सांसें थीं और वहाँ जहाँ बूढ़ा बैठा था वहाँ धरती थोड़ी गर्म लग रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर मेज पर की उस गर्माहट को छुआ, जैसे वहाँ अब भी उसकी उपस्थिति बची हो। उसका मन उस मौन आशीर्वाद में डूब गया। शब्द कभी कभी ज़रूरी नहीं होते। उसने सोचा, जो सांसों में उतर जाए वहीं सबसे गहरा संवाद होता है। रात अब और नीचे उतर आई थी। बसें बंद हो चुकी थीं। चाय वाले ने अपना दीप बुझा दिया। लालटेन की झिलमिल अब और साफ थी और उसके भीतर की लौ पर कभी कभी बाहर से आती हवा हल्की हिलौर डाल जाती थी। रामू ने उसी रोशनी में अपने कपड़े को फिर उठाकर जूतों के आसपास की मिट्टी समेटी, फिर बैठा और देर तक उस दिशा में देखने लगा जहाँ बूढ़ा गया था। उसे उस कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी गहरे कुएं में गूंजती जा रही हो। धीरे धीरे पर लगातार कुछ समय बाद उसने अपनी नाव सी चौकी के कोने में सिर टिकाया। विचार नहीं थे, बस वही आवाज़ थी जो भीतर तक उतर आई थी। यह शायद वैसा ही क्षण है जैसे शाम की ठंडी हवा का पहला झोंका, जो बिना छुए भी मन को छू जाता है। उसका चेहरा मुस्कुराहट और संतोष के बीच ठहरा था। लालटेन की रोशनी अब धीमी होती जा रही थी। उसने झुककर उसे बुझाया और बस स्टेशन के उस कोने में फिर से वही सन्नाटा फैल गया, जिसमें बूढ़े के कदमों की गूंज अब भी अपने धीमे चक्र में चल रही थी। चारों ओर गहरी रात उतर चुकी थी। बस स्टैंड की सारी बसें जा चुकी थीं और दूर सड़क के किनारे लगे बल्बों की मटमैली रोशनी हवा में डोलते कीड़ों के साथ थकान की तरह टंगी हुई थी। शोर अब गायब था। केवल कभी कभी हवा में सरकती लोहे की छत की चरमराहट सुनाई देती, जो फिर सन्नाटे में घुल जाती। रामू लालटेन की बुझी हुई लौ के पास बैठा था। बक्सा बंद हो चुका था, औजार समेट दिए गए थे, लेकिन उसके हाथ अब भी अपने आप में कुछ तलाश रहे थे, जैसे दिन का कोई अधूरा स्पर्श उन उंगलियों में रह गया हो। उसने अपने कपड़े की थैली सिरहाने रखी, चौकी पर टिककर लेट गया। ऊपर बस स्टैंड की जंग लगी छत का अंधेरा चमक रहा था। कहीं दूर से बारिश की बूंदों की गंध अब भी हवा में थी, लेकिन पानी थम चुका था। उसने करवट बदली, उसकी आंखें खुली थी और भीतर कुछ बेचैन था। उस बूढ़े यात्री की छवि बार बार उसकी स्मृति में लौट रही थी। वह चेहरा, उसकी निगाहें, उसकी चुप्पी, सब जैसे किसी पुराने दृश्य का हिस्सा हों जिसे उसने कभी भुलाया ही नहीं था। उसने खुद से कहा, वो चेहरा मेरे पिता का था शायद, और दिल में एक विस्मृत दर्द धीरे से खुल गया। पिता की याद उससे कभी दूर नहीं हुई थी, पर उस रात की खामोशी में वे और साफ दिखाई देने लगे। उसे याद आया जब वह छोटा था और अपने पिता के पास बैठकर देखा करता था कि वे कैसे हर जूते को इतने धैर्य से संभालते थे, जैसे कोई जीवित चीज़ ठीक कर रहे हों। उनके हाथ बड़े थे, पर हर हरकत कोमल थी। जब भी कोई ग्राहक नया जूता छोड़ता, जिसे किसी और ने बनने से मना कर दिया हो, पिता हंसते हुए कहते, हर काम की मरम्मत होती है, बस समझना आना चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है। उस वाक्य को उसने कभी सीखा नहीं, मगर जिंदगी भर दोहराया। वह सोचने लगा, पिता बसों के बारे में क्या सोचते होंगे। तब गांव में बसें नहीं चलती थी, सड़कें कीचड़ से भरी होती थीं। सड़कें कीचड़ से भरी होती थीं। ग्राहक बैलगाड़ी से आते, पाँव में मिट्टी सनी चप्पलें और पिता का घिसा हुआ बरगद का तना, जो उनके काम की चौकी बन गया था। उसकी लकड़ी की गंध अब भी उसकी स्मृति में बसी थी। जब वह छोटा था, पिता उसे अपने पास बिठाकर कहते, देख बेटा, जूता जोड़ना पूजा जैसा है, इसमें आदमी का सफ़र छिपा होता है। जब जूता टूटे तो मत समझ लेना कि आदमी हार गया, वह अब तक चला है और फिर चलेगा। रामू ने वह बात कभी पूरी तरह नहीं समझी, पर जब आज बूढ़े यात्री के टूटे जूते ठीक कर रहा था,
वही बात उसके दिल में धड़कने लगी थी। वह हल्का सा उठकर बैठ गया। उसके सामने लालटेन की बुझी बाती पर राख जम चुकी थी। उसने उंगलियों से उसे छुआ, ठंडी, फिर अपनी नज़र बक्से पर ले गया जहाँ सुई धागा रखा था। वह बक्सा अब उसके जीवन का प्रतीक बन गया था। छोटा पर पूरा संसार उसमें सांस लेता था। पिता के जाने के बाद वही बक्सा उसके पास आया था। उसके किनारे अब पुराने हो चले थे, पर वह उसे ठीक वैसे ही संवारता जैसे पिता करते। हर सुबह जब वह उसे खोलता तो लगता कोई प्रार्थना शुरू हो रही है। जब रात की हवा उस बक्से को छोकर गुजर रही थी, उसका मन गहराने लगा। उसने आसमान की ओर देखा। छत के जंग लगे छेदों से कुछ तारे झिलमिला रहे थे। पहले तो उसने बस देखा, फिर एक बिंदु पर नज़र टिक गई। चमक में कुछ याद जैसा था। गांव की रातें ऐसी ही होती थीं। पिता उसे खेतों की मेड़ पर लेकर जाते और उसे आसमान के तारे दिखाते। कहते हर तारा एक यात्रा पर निकला हुआ आदमी है। वहाँ भी पांव थकते होंगे शायद। वह तब हंसता, मगर आज उसे लग रहा था सचमुच हर सफ़र की रोशनी इन्हीं दूर के तारों में छिपी है। हवा और ठंडी हुई। उसने अपनी धोती का सिरा सीने पर खींच लिया, बाहें चढ़ाई और अपने सीने में धड़कते विचारों को जैसे सहलाया। मन में पिता के हाथों का स्पर्श लौट आया, पर मजबूत हाथ जो दिन भर की धूल से चौस्त रहते थे। अब उसे समझ आया कि पिता मोह का पाठ नहीं पढ़ाए थे, उन्होंने सेवा सिखाई थी। जब वे कहते थे कि जूते को जोड़ना सेवा है, तब उनका आशय केवल पैरों से नहीं था, मानव की थकान से था। आज वही भावना उसके भीतर ठहर गई थी, एक समझ जो बहुत चुपचाप, बहुत भीतर जागती है। रामू ने बाईं करवट ली। बस स्टैंड के कोने में एक आवारा कुत्ता सोया पड़ा था। उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। दूर किसी टीन की छत पर कोई पानी की आखिरी बूंद गिरकर सरकी। इस छिटपुट आवाज़ में भी उसे कोई पुरानी लय सुनाई दे रही थी। उसे लगा यही तो पिता का सिखाया ध्यान है, हर शोर के पीछे मौजूद स्थिरता। उसे याद आया जब वह छोटा था, पिता बारिश की रातों में काम रोक कर कहते, सुन, ये जो गिरती बूंदें हैं ना, ये भी किसी सफ़र की थकान उतारती हैं। वह तब सोचता बूंदों का सफ़र कैसा होता होगा। आज उसे लगा शायद वैसा जैसा किसी थके मोची का। वह फिर लेट गया, पर नींद नहीं आई। इसके बजाय उसका मन भीतर की किसी जगह से खुल रहा था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, एक चौकी, कुछ औजार, एक लालटेन और मिट्टी का कोना जो बस स्टैंड के शोर और सन्नाटे के बीच उसका घर बन गया था। पर इस सब के बीच उसे किसी कमी का एहसास नहीं था, बल्कि एक सौम्य कृतज्ञता घूम रही थी। उसके भीतर जैसे कोई कह रहा हो, तेरे हाथों से जो गुजरता है वही जीवन है। उसने अपनी हथेलियाँ ऊपर उठाईं, उन पर घिसी त्वचा देखी, उंगलियों में धागे के पुराने कट जिनसे खून सूखकर काली रेखाएं बन गया था। वह मुस्कुराया अजीब शांति से। धीरे धीरे समय सरकता गया। वातावरण ठंडा और हल्का हो गया। बस स्टैंड के पास लगी नीम के पेड़ से पत्तियों की सरसराहट आई। हवा में ओस थी। उसने आसमान की ओर देखा। अब अधिक तारे दिखने लगे थे। उनमें से एक तारा बहुत चमकदार था। उसे देखते हुए शुक्रिया का भाव अनायास उसके मन में उमड़ा। वह नहीं जानता था किससे कह रहा है। शायद पिता से, शायद उस बूढ़े से जो रात में आया था, या शायद उनसे भी दूर किसी अज्ञात शक्ति से जो सब कुछ बांध देती है। वह बस इतना महसूस कर पा रहा था कि उसके हाथों की थकन मिटती जा रही है, आंखों पर हल्की नमी उतर आई है और भीतर से एक आवाज़ उठ रही है, यही काफ़ी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे लगा जैसे उसके भीतर पिता का स्पर्श है, वही ठंडे पर मजबूत हाथ जो कभी उसके सिर पर रखे जाते थे। जब थपकी देकर कहते, तेरे हाथ किसी का रास्ता आसान करेंगे। वह सोचने लगा कि पिता को शायद यही सुख मिला होगा, किसी की यात्रा में थोड़ा सहारा बनने का। अब वही सुख उसके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, लालटेन अब बुझ चुकी थी, पर उसकी लौ का प्रतिबिंब अब भी आंखों में तैर रहा था। आसमान में उगने वाला हर तारा जैसे किसी शांत संवाद का हिस्सा लग रहा था।
उसने अपनी गर्दन दीवार से टिकाई और क्षितिज तक फैले आकाश को देखा। उसे लगा कि हर तारा किसी पुराने ग्राहक के पांव की थकान है जिसे उसने अपने हाथों से धोया था और अब वह चमक बन गई है। धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान उतर आई। उसने धीमी सांस ली। उसके भीतर जो आभार था वह शब्दों में नहीं था, वह बस हवा के हल्के झोंके में था, तारे की चमक में था और उसके सीने की धड़कनों में घुला हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि आने वाला दिन क्या लाएगा, बस एक सुकून था कि उसके हाथ अभी वैसे ही हैं जिनसे किसी की यात्रा थोड़ी आसान हो सकती है। वह अब करवट लेकर लेट गया। नजरें ऊपर थीं, तारे जैसे झुककर उसकी चौकी पर चमक बिखेर रहे थे। उसने आंखें धीरे से मोड़ लीं, मगर भीतर अब कुछ खुला था, कोई दर्पण जिसमें अतीत और वर्तमान एक दूसरे से गले मिले हुए थे। पिता की आवाज़ कहीं भीतर से आई, राह आसान करने से बड़ी पूजा और कोई नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया जैसे स्वीकार कर रहा हो। फिर शांति और गहरी हो गई। हवा की नमी अब भी गालों को छू रही थी। उसका दिल नरम जल के भीतर डूबे कमल सा स्थिर था। उस अंधेरे में बहुत रोशनी थी, वही जो भीतर से उठती है जब इंसान अपने काम में खुद को पाता है। वह धीरे धीरे नींद की ओर नहीं, बल्कि उस स्थिरता की ओर बढ़ रहा था जहाँ सब कुछ ठहरता भी है, चलता भी है और वहाँ तारे अब भी जल रहे थे, वैसे ही जैसे उसके पिता की सीख उसके भीतर। पूर्व दिशा में धूप का पहला टुकड़ा बस स्टैंड की छत पर धीरे धीरे फिसल आया था। हवा अब हल्की और ताज़ी थी। रात की नमी किसी भूले गीत की तरह पीछे छूट गई थी। जमीन पर चमकती बूंदों में आसमान का हल्का नीला रंग उतर आया था। दूर चाय वाले ने अपना स्टोव जलाया। कोयले पर रखी केतली की आवाज़ अब भनभना रही थी और उसके साथ भाप में घुलती इलायची की हल्की महक पूरे बस स्टैंड में फैलने लगी। यह वही महक थी जो हर सुबह रामू के दिल को किसी पुराने वाक्य की तरह याद दिलाती थी, दिन की शुरुआत मुस्कान से करना। रामू अभी भी उस कोने में था जहां वह पिछली रात बैठा था। लालटेन बुझ चुकी थी, पर उसकी राख से एक हल्की गंध बाकी थी। उसने चौकी से धूल झाड़ी और बक्से का ढक्कन खोला। औजार वैसे ही रखे थे जैसे उसने छोड़े थे। सुई, धागा, पालिश की डिब्बियाँ, एक पुराना ब्रश और एक कपड़ा जो अब सिकुड़ने लगा था। उसकी नज़र उन सब पर वैसे ही उतरी जैसे कोई पुजारी सुबह अपने देवता के सामने दीप जलाने से पहले मूर्तियों पर फूल चढ़ाता है। उसने धीरे से ब्रश उठाया, हथेली में पलटा और उससे गिरा जरा सा धूलकण उड़ाकर अलग रखा। फिर वही भाव, वही लय, जैसे जिंदगी हर दिन इसी रीत से शुरू होती हो। बस स्टैंड अब धीरे धीरे जाग रहा था। पहले आवाज़ आई चाय के गिलासों की टकराहट की, फिर किसी बच्चे की पुकार, 2 टिकट दो न। फिर देखते ही देखते चारों ओर लोगों की चहल पहल लौट आई। बसों के बीच फैलती ठंडी हवा अब गर्माहट में बदलने लगी थी। कुछ लोग भारी थैले अपने सिर पर रखे थे, कुछ साड़ी संभालते हुए बस में चढ़ रहे थे और कोई मुंह में दातून दबाए किसी को आवाज़ दे रहा था। सबकी चाल तेज थी, पर सबके चेहरों पर कहीं न कहीं नींद की छाया अभी बची थी। रामू ने अपने गमछे से चेहरा पोंछा, फिर अपनी पुरानी कुर्सी को खींचकर सीधा किया। उस पर बैठते हुए उसने 3 गहरी सांसें ली, जैसे वह हवा में अपने दिन का आरंभ खोज रहा हो। उसे लगा रात ने जो बोलचाल अपने भीतर कही थी, उसने उसके मन की थकावट कहीं दूर रख दी है। अब बस एक स्थिरता है, एक निश्चिंत लय। वह सामने दिखता है, भीड़ में एक आदतन पहचान का एहसास। हर कोई अब उसे जाना पहचाना लगता है, चाहे वह आज पहली बार ही क्यों न आया हो। गरम चाय, उसने मुस्कान से सिर हिला दिया। चाय वाला कप रख गया। उस भाप में धूप की गर्मी और मिट्टी की ठंडक का मिला जुला स्वाद था। रामू ने पहला घूंट पिया और जैसे ही वह गर्माहट भीतर तक उतरी है, उसे लगा कि यह दिन उसकी अपनी लय में लौट आया है। उसने चौकी के नीचे से पुराना कपड़ा निकाला और अपने औजारों को उसके ऊपर एक एक कर रखते हुए धूप में रखा, ताकि वे भी थोड़ी धूप पी लें। हर चीज़ के पास वह कुछ वक्त ठहरता, जैसे उनसे बतिया रहा हो। उसकी नज़र सामने की भीड़ पर गई। एक बूढ़ा सब्जी वाला अपना ठेला खींचता जा रहा था।
वहीं जिसको वह वर्षों से देखता आ रहा था। उसे थोड़ी दूर एक मजदूर अपनी बच्ची को गोद में लेकर बस में चढ़ा रहा था। जूते उतरे हुए थे, पैरों से धूल चिपकी थी, पर चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। रामू की आंखें देर तक उस दृश्य में ठहरी रहीं। वह मुस्कुराया। उसके मन में आया, हर जूते की अपनी दिशा होती है, कुछ घर लौटते हैं, कुछ रास्ते पकड़ते हैं, और वह तो हर दिशा का साक्षी है जिसे ये राहें पार करती हैं। हवा में अब गर्मी घुलने लगी थी। बस स्टैंड के छज्जे से परावर्तित उजाला उसकी आंखों में उतर आया। उसने चौकी के नीचे से अपने छोटे पानी के घड़े को निकाला और हाथ धोए। हथेलियों पर चमक इतनी साफ थी कि उसे लगा वे किसी और की नहीं, किसी लंबे सफ़र की हैं। उसने अपनी हथेलियों को देखा, उन पर महीन रेखाएं थीं। हर रेखा में वर्षों का परिश्रम और वह निस्संग सुकून जो सिर्फ काम में जीने वालों को मिलता है। दूर बस में यात्रियों की आवाज़ें बढ़ रही थीं। यात्रा फिर शुरू हो रही थी। इंजन गरजा और बस से उठती धूल ने सूरज की किरणों में एक महीन पर्दा सा बना दिया। उसी झिलमिलाते दृश्य में रामू ने अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस की। उसे लगा जैसे यह बस स्टैंड अब कोई भीड़-भाड़ की जगह नहीं, एक जीवित प्राणी है जो सुबह सुबह सांस लेता है, दोपहर में हांफता है और रात को सो जाता है। और वह रामू उस प्राणी का छोटा सा हिस्सा है। उसका हृदय जो हर दिन थोड़ी थकान के बाद फिर से धड़कता है। उसने अपने पैर सीधे किए और चौकी पर झुकी लाल रेखाएं देखी। धूप पूरी तरह उतर आई थी। उसके चेहरे पर हल्की घाम की परत चमकने लगी। उसने अपने होठों पर बचे चाय के कतरे मिटाए और हाथों के बीच कप को घुमाने लगा। हवा अब सुगंधित और जीवंत थी। राहगीरों की छायाएं लंबी होकर जमीन पर फैलती जा रही थी। वह उन छायाओं के बीच अपने लिए कोई परिचित छाया खोज रहा था, शायद उस बूढ़े यात्री जैसी जो पिछली रात आया था। वह खुद से बुदबुदाया, कितना कुछ बदल जाता है, पर यह जगह वही रहती है। उसे याद आया कि कितनी सुबह उसने इसी तरह देखी हैं। हर बार वही लोग, वही आवाज़ें, वही सूरज जो धीरे धीरे सरकर बसों की छत पर आता है। पर आज उसके मन में उन सब में कोई अजनबीपन नहीं था। आज उन्हें देखकर उसे अपनापन महसूस हुआ। शायद बूढ़े यात्री की वह खामोश दृष्टि उसकी आंखों में बस गई थी, जिसने हर चेहरे में आत्मीयता भर दी थी। धूप अब और तीखी हो चुकी थी। बसें एक के बाद एक भरकर उठ रही थी। स्टैंड पर फिर शोर लौट आया था, पर उसमें अब उसे बेकली नहीं लग रही थी। बस जीवन का सतत संगीत था। हर आवाज़, हर पुकार, हर कदम एक ही लय में गुजर रहा था। उसने अपनी उंगलियों से बक्से का किनारा थपथपाया। वह थपथपाहट किसी ताल जैसी लगी। उसे अचानक महसूस हुआ, यह जगह सिर्फ उसका रोज़गार नहीं, उसकी पूजा है। यहाँ आने वाला हर पाँव उस पूजा में एक अर्पण जैसा है। वह अपने स्थान से उठा, हवा की ओर मुँह किया और गहरी सांस ली। उसमें हवा की ठंडक और ओस से पकी मिट्टी की मिठास थी। उसने आसमान में देखा, सूरज अब साफ चमक रहा था। नीले पृष्ठ पर कुछ हल्के बादल थे, मानो सफ़ेद परिधान धारण करके वहाँ कोई सन्निहित उपस्थिति खड़ी हो। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा, किसी को नहीं, बस उस लय को जो हर गीले जूते, हर शाम, हर थकी मुस्कान में समाई रहती है। हाथ में फटे जूते लिए सांसें फूल रही थीं, मगर चेहरे पर भरोसा था। रामू ने उसकी ओर देखा और धीमी मुस्कान आई, वही मुस्कान जो हर सुबह के पहले ग्राहक के लिए उसके भीतर अपने आप उगती थी। उसने उसे पास बैठाया और जूतों को हाथ में लिया। चंबे पर बनी दरारें मानो सुबह की पहली रेखाएं हों। जब उसने सुई में धागा पिरोया तो सूरज की रोशनी उन धागों पर गिरकर उन्हें सोने सा बना रही थी। धीरे धीरे वह उसी लय में उतर गया। सुई का चलना, उंगलियों की गति, धागे का खिंचना, चमड़े का झुकना, सब किसी नृत्य जैसा था। भीड़ बढ़ती गई, दिन खुलता गया, पर उसके भीतर वह सांत्वना स्थिर बनी रही। बूढ़े यात्री की उंगलियों का आशीर्वाद अब भी महसूस हो रहा था। पिता का स्वर भीतर गूंज रहा था और हर नया चेहरा उसे अपना ही प्रतिबिंब लगता था। उसने अपने भीतर तय किया, यही उसका संसार है और यही उसका शरण स्थान। इस भीड़ भरे स्टैंड में जहाँ कदमों की गिनती कोई नहीं रखता, वहाँ हर पाँव, हर निशान,
हर थकान को जीता रहेगा। बस स्टैंड अब शोर से भर रहा था, पर उसके भीतर एक मंदिर सी शांति थी। उसने कपड़ों की झिलमिल पर नजर डाली। धूप उनमें सुनहरी परतें बना रही थी। उसने अपने औजारों को फिर सहेजा, मुस्कुराया और धीरे से बुदबुदाया, चलो। दिन फिर शुरू हुआ। उसकी आवाज़ गुम हो गई भीड़ के बीच, पर उस जगह पर चौकी के चारों ओर उस क्षण समय जैसे ठहर गया। हवा में चाय की ताज़ा खुशबू फिर उठी और उसी के साथ बस स्टैंड का रोजना मचा एक बार फिर शुरू हो गया। पर इस बार उसके भीतर मात्र शोर नहीं था, वहाँ एक गूढ़ शांत संगीत था, जिसमें हर जूते की हर रेखा किसी प्रार्थना के स्वर में बदल गई थी। और उस धूप में चौकी के पास वो मोची बैठा था, जिसे अब पता चल गया था कि उसने अपने जीवन का मंदिर पा लिया है। बस स्टैंड पर दोपहर की धूप अब थोड़ी तिरछी पड़ रही थी। हवा में धूल उड़ रही थी और गाड़ियों के टायरों से उठती वह महीन मिट्टी बसों के शीशों पर परत सी बनकर जमती जा रही थी। लोग अभी भी आते जाते थे, किसी को कहीं की जल्दी थी तो कोई ठहर कर चाय पी रहा था। चारों ओर एक परिचित शोर था, लोगों की बातें, हंसी आवाज़ें, टिकटों की थनक और बसों के इंजन की धड़कन। पर इन सब के बीच एक कोना ऐसा था जहाँ समय जैसे ठहर सा गया था। रामू अपनी चौकी पर सिर झुकाए बैठे थे, औजारों को अपने हाथों में धीरे धीरे पोंछ रहे थे, जैसे किसी वाद्य यंत्र को सुर में ला रहे हों। उनकी आंखों में धूप की परछाई थी और उनके पीछे दीवार पर लालटेन अब एक स्मृति बनकर लटकी थी। उनका दिन लगभग आधा बीत चुका था। कुछ जोड़े जूते दुरुस्त हो चुके थे। कपड़ा अब भी चिपचिपा था, क्योंकि सुबह की नमी उसमें अब भी थी। हवा कभी कभी रुक जाती और फिर चालू होती तो उनके बक्से के कोनों से धूल उठती, मगर उन्हें यह सब रास आता था। इस बस स्टैंड की हलचल में भी उन्हें अपना सुकून मिल जाता था। वे अपने काम में ऐसे उतर जाते जैसे कोई पानी में उतरकर खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उनके सामने खाली जगह थी, जहाँ एक वक्त में लोग बैठते जाते रहते थे। आज उस वक्त वह जगह खाली थी, लेकिन फिर भी कोई हल्की उम्मीद वहाँ ठहरी थी कि कोई जूता, कोई थकान, कोई जीवन उनसे फिर मिलने आएगा। और तभी धीरे धीरे भीड़ को चीरती एक परछाई आई। पहली नज़र में वह किसी साधारण बूढ़ी औरत सी लगी, लेकिन उसके कदमों की चाल में कुछ ऐसा था जो ध्यान खींच ले। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ जमीन में उतर रहा हो। उसके हाथ में एक झोला था, कपड़ों पर समय की सलवटें थीं और पैरों में पुराने जूते जिनका चमड़ा उखड़ चुका था। दोनों तल्ले लगभग अलग हो गए थे और बीच की सिलाई धागे से अधिक किसी विश्वास से बंधी मालूम होती थी। उसने चौकी के पास आकर ठहरकर सांस ली और कुछ पल बस खड़ी रही। न मुस्कुराए, बस अपने आप उनके चेहरे पर एक आदर भाव उतर आया। उन्होंने अपने सामने पड़े कपड़े से हाथ पोंछे और इशारे से कहा, बैठ जाइए। वह बूढ़ी महिला चुपचाप बैठ गई। वह कुछ कहने के लिए होंठ खोलती दिखी, पर फिर वहीं ठहर गई। शायद उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। उसके पैरों पर लगी धूल अब तक के सफ़र का साक्ष्य थी। रामू ने उस धूल से सनी जूती को उठाया, बहुत सावधानी से अंगूठों से दबाया और एक लंबी सांस लेते हुए काम में जुट गए। सुई उठाने से पहले उन्होंने अपने बक्से के कोने में रखा छोटा तेल का बर्तन थोड़ा झुकाया, उस कपड़े को थोड़ा नम किया, जैसे हर औजार को भी अपने हिस्से की तैयारी चाहिए होती है। हवा में भी अब सन्नाटा उतरने लगा था। पास से कोई बस निकली और उसकी धूल दोनों के बीच एक पल ठहर गई। धूल के पीछे से दिखता दृश्य किसी कमरे के भीतर का हो गया था। केवल वह और वह बूढ़ी औरत पिस्ती का है और उनके दरमियान बस एक जोड़ी जूते। रामू की उंगलियां बहुत धीरे चल रही थीं। वे जूते ऐसे पकड़ते जैसे किसी घायल अंग को पकड़ लिया हो। सुई चमड़े में उतरती तो बहुत हल्की आवाज़ होती और हर बार जब वह सुई निकालते तो उनकी निगाहें उन दरारों का पीछा करती जो अब भी ठीक होनी बाकी थीं। बूढ़ी महिला का चेहरा स्थिर था। वह कभी रामू को देखती, कभी उन जूतों को। उसके चेहरे पर कोई उतावलापन नहीं था, कोई शिकायत नहीं, केवल शांत गहरी प्रतीक्षा थी।
जैसे वह जानती हो कि इस मरम्मत के साथ कुछ और भी जुड़ जाएगा। धीरे धीरे रामू का ध्यान पूरी तरह उसी काम में उतर गया। उन्हें लगा मानो यह जूता किसी और की नहीं, अपनी ही कहानी कह रहा है। शायद किसी ने इस पर वर्षों की थकान रख दी है। शायद किसी ने इस पर अपनी यादें। उनके सिर के ऊपर बस स्टैंड की छत की छाया हिल रही थी, पर वे उसमें खोते नहीं थे। हर टांका किसी वाक्य की तरह था, हर गांठ एक भाव की तरह। थीकते हुए रुके। उन्होंने जूते को उठाकर देखा। उस पर ब्रश फेरा और कपड़े से चमक दी। वह पुराना जोड़ा अब नए जैसा तो नहीं बना था, पर उसमें जीवन लौट आया था। उसी पल सूरज की किरण छत के छेद से गुजरकर उस जूते पर पड़ी। रामू कुछ सेकंड यूं ही उसे देखते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने पास से उठाया और औरत के आगे धीरे से रख दिया, बिना किसी शब्द के, बस जैसे कोई प्रार्थना पूरी होने पर दिया रखता है। बूढ़ी औरत ने जूते को देखा। उसकी आंखों में कुछ हल्का चमक उठा। उसने वे जूते उठाए, दोनों हथेलियों पर रखा, फिर एक एक कर पैरों में पहन लिया। उसने पैर घुमाकर देखा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे की झुर्रियों में फैल गई। उसने ऊपर देखा और बिना कुछ बोले रामू की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ पुराने थे, कड़क, लेकिन जब वो उसके सिर पर रखे गए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से आशीर्वाद भरी हवा भेज दी हो। लेकिन उन्होंने सिर झुकाए रखा। उनके अंतर्मन में कुछ बहुत कोमल टूटकर बह गया था। वे इस संसार के शब्दों और कृतज्ञता से कहीं गहराई में पहुंच चुके थे। वह स्पर्श उनके सिर के ऊपर से जैसे भीतर उतर गया, धीरे, शांत पर स्थायी। बूढ़ी औरत कुछ पल वहीं रुकी रही, फिर खड़ी हुई। उसने झोला संभाला और बिना कुछ कहे बस स्टैंड की ओर चल दी। उसकी चाल अब थोड़ी सी सहज थी। धूप में उसके कदमों के साथ अब भी थोड़ी चमक चल रही थी, शायद उस जूते से लौटकर आई नई यात्रा की। भीड़ में वह धीरे धीरे खो गई। रामू काफ़ी देर तक उसकी दिशा में देखता रहा। उसके कानों में आसपास की आवाज़ें लौट आईं, हॉर्न, बच्चों की हंसी, टिकटों की आवाज़, लेकिन उनमें भी अब कोई अलग धुन थी। उन्होंने अपने गमछे से आंखों के कोर पोंछे, फिर बक्से को उठाकर उसके भीतर औजार रख दिए। उनके हाथों की उंगलियों में अब भी उस आशीर्वाद की गर्मी थी जो सिर से फिसलकर हथेलियों में उतर आई थी। उन्होंने अपने सामने की मिट्टी को देखा। धूप में उसमें हल्की चमक आ गई थी। शायद उस जगह पर जहां औरत बैठी थी अब भी उसके पैरों की धूल बाकी थी। उस धूल में कुछ शांत था, कुछ गाढ़ा, जैसे कोई बेला की महक। और उंगलियां जमीन पर रख दी। उस ठंडी मिट्टी को छूते हुए उन्हें लगा शायद हर धूल में दुआ छिपी होती है, जो बोले बिना भी असर छोड़ जाती है। सड़क पर एक नई बस आई और उसके पहियों से उठी है। हवा उस धूल को उड़ा ले गई, पर उस एहसास को नहीं जो रामू के भीतर बसा रह गया। वह मुस्कुराया, बहुत धीमे, वैसी मुस्कान जो किसी गहरे सुकून से उठती है। उसने अपने सिर को दीवार से टिकाया और आंखें बंद कर लीं। हवा उसके ऊपर से गुजरी, सूखी पत्तियां सरकी और कहीं दूर कोई बच्चा बोल उठा, दादी बस निकल रही है। उस आवाज़ में जीवन की वही गूंज लगी जो उसने अभी अभी महसूस की थी। उसने अभी अभी महसूस की थी। उसने अभी आपसे सोचा, हर जोड़ी जूतों में रास्ते ही नहीं होते। किसी की प्रार्थना भी बसी होती है, शायद कोई मनोकामना, कोई गुजरे सफ़र की कृतज्ञता। सूरज अब और नीचे झुकाया था। रोशनी मध्यम सुनहरी हो गई थी। बस स्टैंड की दीवारों पर उसकी रेखाएं तिरछी पड़ रही थीं। अपनी कुर्सी पीछे धकेली और वहीं बैठा रहा। चारों ओर वही हलचल थी, लेकिन उसके भीतर अब कोई शांति डेरा डाली थी। वह फिर सोचने लगा, कितने लोग अपने जूतों में अपनी यात्राएं लेकर उसके पास आते हैं, कोई जल्दी में, कोई थका हुआ, कोई मौन, और हर बार जब वह उन दरारों में धागा डालता है तो जैसे किसी अनकहे दुख पर मरहम लगाता है। आज वह मरम्मत किसी जूते की नहीं थी, वह किसी आत्मा की थी जिसे उस बूढ़ी औरत की मौन दृष्टि ने उजागर कर दिया था। धीरे धीरे भीड़ फिर से घनी होने लगी थी, पर उस भीड़ के बीच उसके सामने की मिट्टी में वह जगह अब भी अलग थी, जहां एक ऐसा आशीर्वाद गिरा था जो दिखता नहीं पर हवा में घुला था। उस मिट्टी से उठती खुशबू वैसी थी
जैसी ताज़ी बारिश के बाद आती है, गीली, नम और जीवन जैसी। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी, बिना आवाज़ के मन ही मन कुछ कहा, फिर अपने कपड़े से हाथ झाड़े और चौकी पर लौटकर बैठ गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। उसने अगली जूते की ओर देखा, जैसे किसी नई कथा का पन्ना खुल गया हो। ऊपर सूरज अब पश्चिम की ओर बढ़ चुका था और उसकी किरणें बस स्टैंड के कोने पर छोटे छोटे सोने के धागों जैसी फिजा में फैली थीं। उनमें हर धूल का कण अब चमक रहा था। शायद उन सब में वही छिपी हुई दुआएं थीं जिन्हें वह रोज़ अपने काम के बीच सुनता था। बिना जाने बिना मांगे बस स्टैंड के ऊपर अंधेरा अब पूरी तरह उतर आया था। आसमान का नीला रंग गहराते गहराते स्याही में बदल चुका था और रोशनियों के छोटे बिंदु बेमकसद टिमटिमाते हुए किसी अनकहे मंत्र जैसे लग रहे थे। जो दिन की थकान से कहीं गहरी थी, लोगों की भीड़ लगभग जा चुकी थी। बेंचों पर जो यात्री दिन भर आते जाते रहे थे, अब बस कुछ बचे खुचे साए थे। किसी ने कंबल सिर तक खींच लिया था, कोई झूले को तकिया बनाकर ऊँघ रहा था। बस स्टैंड के बीचों बीच खड़ी आखिरी बस ने धीमा सा हॉर्न दिया। उसकी इंजन की आवाज़ अंधेरे को छूती हुई फैल गई। फिर ड्राइवर ने सिर झुकाकर कुछ कहा। कंडक्टर ने दरवाजे बंद किए और वह बस धीरे धीरे सड़क पर उतर गई, जैसे कोई बूढ़ा देवता थका हारा उड़ान भर रहा हो। उस आवाज़ के बाद एक अद्भुत सन्नाटा फैल गया। ऐसा सन्नाटा जो बोलता नहीं, लेकिन जिसमें हर चीज़ की आवाज़ गूंजती रहती है। नीम के पत्तों की खड़खड़ाहट, ऊपर लटके बल्ब की झिलमिल और कहीं दूर स्टेशन की घंटी। हवा का थपका अब खुलकर महसूस हो रहा था। रामू अपनी चौकी के पास झुककर बैठा था। उसके औजार बिखरे थे, ब्रश, पालिश की डिब्बियाँ, कपड़ा, सुई धागा और सुबह की धूल में धसे पुराने जूतों के टुकड़े। उसने घुटनों को मोड़कर धीरे धीरे सब कुछ समेटना शुरू किया। वह औजार को वैसे ही रखता जैसे कोई किसी प्रिय चीज़ को विदा देता है। पालिश की डिब्बी थोड़ी खुली रह गई थी। उसने उंगलियों से उसका किनारा पोंछकर उसे बंद किया, फिर उसे कपड़े में लपेटा। हवा की ठंड अब उसकी उंगलियों तक उतर आई थी। उसने गमछा उठाकर कंधों पर डाला और चौकी पर रखी लालटेन की ओर हाथ बढ़ाया। भीतर बाती अब भी जल रही थी, पर उसकी लौ थकी हुई दिख रही थी। उसने सावधानी से शीशा उठाया और धीरे से फूंक मारकर उसे बुझाया। बुझते ही लौ ने एक आखिरी कांपती सांस ली और फिर अंधेरे में गुम हो गई। कुछ पल तक वह वहीं बैठा रहा, मानो उसके भीतर भी कोई छोटी सी रोशनी धीरे धीरे बुझ रही हो, पर उसी गहराते अंधेरे में एक अनोखी शांति थी। वह शांति जो केवल दिन के पूरे होकर बीत जाने पर आती है। बस स्टैंड की दीवारें अब ठंडी थीं और छत के लोहे में रात की नमी जमी। सड़क की ओर नज़र डालते हुए उसने देखा कि दूर एक आदमी छड़ी से रास्ता टटोलते हुए जा रहा था। उसकी परछाई सड़क पर कुछ पल ठहरी, फिर गायब हो गई। बसों के निकल जाने के बाद पीछे बची धूल अब हवा में हल्की चमक बन गई थी। वे सुनहरे कण जैसे किसी अनदेखे आशीर्वाद की तरह टिमटिमा रहे थे। रामू ने उस दिशा में देखा जहां अभी अभी आखिरी बस मुड़ी थी। सड़क की रेखा धीरे धीरे अंधेरे में समा चुकी थी। उसने आखिरी बार चौकी पर हाथ फेरा, फिर बक्से का ढक्कन धीरे से बंद कर दिया। उस आवाज़ में दिन के पूरा होने की अंतिम ध्वनि थी। उसने पैरों को थोड़ा फैलाया, कंधे सीधे किए और दीवार से टिककर सिर पीछे झुका लिया। ऊपर आसमान में तारे अब साफ दिख रहे थे। हर तारे में जैसे सुबह की किसी याद की झिलमिल थी, या शायद उन सभी यात्राओं की झिन से होकर वह दिन भर गुजरा था। वह देखता रहा, कभी किसी तारे पर नज़र ठहरती तो कभी किसी उड़ती परछाई पर। भीतर से एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। हवा में अब वह गंध थी जो हमेशा आखिरी बस के बाद बचती थी। पालिश, मिट्टी, धूल और थके पैरों के पसीने की मिली जुली खुशबू। वह गंध उसे अजीब तरह से भाती थी। उसमें दिन भर की चहल पहल बसी होती थी, पर अब वह सब थम चुका था और पीछे छूट गया था केवल स्मृति का स्वाद। उसे लगा यह बस स्टैंड उसके चारों ओर
किसी विशाल देह की तरह सो गया है और वह उसका छोटा सा हिस्सा है। जागता हुआ, चौकस पर भीतर से शांत, उसने अपनी उंगलियां सामने की ज़मीन पर फैलाईं। वह मिट्टी ठंडी थी पर उसमें गर्मी का एक शेष एहसास था, दिन के कदमों की छाप का। वह सोचने लगा, आज दिन में जो बूढ़ी औरत आई थी, उसका चेहरा जैसे अब भी उस ज़मीन में अंकित है। कभी उस बच्चे की मुस्कान, कभी उस यात्री की खामोश दृष्टि, सब जैसे उसी धूल में मिल गए हों। हर जोड़ी जूते जिसे उसने अपने हाथों से छुआ था, अब किसी बूंद की तरह उसकी याद में टपक रहे थे। उसने धीरे से अपने हाथों को देखा। उनमें पुराने दिनों की लाखों छापें थीं। कितनी ही बार उसने इनसे थकी यात्राओं को जोड़ा था, कितनी ही बार किसी अजनबी की थकान अपने भीतर समेटी थी। अब उसे लगा, इन हाथों में चमड़े से भी गहरी कोई चीज़ बस गई है। शायद जीवन की वह लय जो किसी की सेवा के साथ आती है। रात और गहरी होती जा रही थी। चारों ओर फैले अंधेरे में अब केवल बस स्टैंड की उगती आकृतियां बची थी। कहीं दूर किसी रिक्शे का पहिया चरमराया, फिर थम गया। दूर मंदिर की घंटी हल्के स्वर में बजी और जल्दी ही हवा में खो गई। रामू के सीने में एक धीमी शांति भर गई। उसे लगा, यही तो उसका संगीत है। लोग दिन भर आते हैं, बोलते हैं, फिर चले जाते हैं और वह बस सुनता रहता है। कदमों का संग, मिट्टी की आहट, और जब सब चला जाता है तब बची यह खामोशी। यही वह राग है जिसमें उसका जीवन बुना है। उसने चौकी से अपना गमछा उठाया और उसे मोड़कर बक्से के ऊपर रख दिया। फिर दोनों हथेलियां जोड़ी, जैसे किसी अदेखी शक्ति के प्रति आभार मान रहा हो। मन ही मन उसने कुछ कहा, कोई शब्द नहीं, केवल भाव जैसे मिट्टी से संवाद। फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर थका जरूर था पर भीतर कुछ हल्का था, जैसे उसने किसी की थकान उतार दी हो और अपनी मिटा दी हो। उसने अपने बक्से को कंधे पर रखा पर कुछ पल के लिए फिर रुक गया। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। तारे अब और अधिक चमक रहे थे। दूर क्षितिज पर किसी धुंधले बादल की रेखा उभर रही थी, जैसे अगली सुबह की तैयारी शुरू हो गई हो। उसकी निगाहें एक तारे पर अटकी रहीं, जो बाकी सबसे बड़ा और स्थिर था। उसके भीतर जैसे कोई धड़कन महसूस हुई, एक परिचित सी लय, जैसे पिता की कही बातों की गर्माहट या किसी यात्री की दी हुई दुआ। होठों पर वही मुस्कान लौट आई जो हर बार दिन के अंत में आती थी। वह मुस्कान बिना कारण थी, फिर भी सबसे सच्ची थी। ठंडी हवा अब तेज चल रही थी। उसकी धोती का किनारा फड़फड़ाया, बालों में धूल लटक गई, पर उसे कुछ नहीं खटका। वह धीरे धीरे चौकी के पास झुका, अपनी उंगलियों से मिट्टी की एक लकीर खींची और उसी में अपने कदम रखे। वह लकीर कहीं नहीं जाती थी, बस वहीं ठहर जाती थी जहाँ धूल और इतिहास मिलते थे। उसे लगा, यही लकीर उसका रास्ता है, जो हर दिन बनती है, हर रात मिटती है और फिर भी बनी रहती है। वह अब अपने स्थान की ओर चल पड़ा। हर कदम हल्का था, मानो धरती उसे संभाल रही हो। बस स्टैंड उसके पीछे धीरे धीरे अंधेरे में समा गया, पर वहाँ रखी उसकी चौकी, बक्सा और लालटेन का बुझा शीशा अब भी वही थे, हमेशा की तरह स्थिर, एक सूक्ष्म साक्षी की तरह। हवा में अब केवल पैरों के उठने बैठने की ध्वनि थी। कुछ दूरी से उसने मुड़कर देखा। बस स्टैंड मानो नींद में डूबा हुआ था और उस नींद की परछाई में उसके जीवन का पूरा अर्थ बैठा था। उसे लगा, हर दिन एक अध्याय होता है, सुबह जागने से रात बुझने तक, और हर अध्याय में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ छोड़ा जाता है। लेकिन भीतर जो कहानी चलती है वह कभी पूरी नहीं होती। वह हर जूते में, हर सिलाई में, हर स्पर्श में आगे बढ़ती जाती है। उसने फिर आसमान की ओर देखा। उन दूर के तारों में उसे बसों की आती जाती रोशनी सी प्रतीत हुई। उसके होठों पर अब एक और कोमल मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हर दिन किसी सफ़र को थोड़ा आसान बना देता हूँ। और फिर वह चुप। उसके शब्द हवा में घुल गए, जैसे मिट्टी में दी हुई किसी अनदेखी प्रार्थना। वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके पीछे बस स्टैंड के कोने में एक मौन उजाला ठहर गया। वह कोई लौ नहीं थी, बस उसके चलने की लय थी, जो हर जूते की तरह थोड़ा जीवन सिलती चली जाती थी। और उस अंधेरी रात में
जब आखिरी बस जा चुकी थी, वही लय पूरे बस स्टैंड की सबसे गुप्त और सबसे शांत रोशनी बन गई थी।